कल जो है आप सब लोग कोशिश करिए कि जो पेपर हुआ है एचजेएस का 5 सितंबर को, उसका पेपर आप लोग देखने का प्रयास करिएगा। आप लोगों में से भी कुछ लोगों ने एग्जाम दिया है, संजीत ने दिया है, प्रियंका ने, प्रिया ने दिया है, 2-3 स्टूडेंट्स ने आप में से दिया है अभी एग्जाम। तो एटलीस्ट जो आपको लेटेस्ट इश्यूज हैं, जो लेटेस्ट केस लॉज के बारे में पूछा गया कुछ इश्यूज के बारे में, तो आपको जानकारी लग जाएगी वो। अब जो लास्ट हम लोग टर्न पर डिस्कस कर रहे हैं, दैट वाज इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ एविडेंस, और कलेक्शन ऑफ एविडेंस के प्रोसीजर में कई एस्पेक्ट्स हैं। दैट इज, पहला तो आपका है कि सर्च एंड सीजर, दूसरा कलेक्शन ऑफ एविडेंस थ्रू स्टेटमेंट्स, मतलब जिन लोगों को जो भी ऑफेंस हुआ है उसके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, जो तथ्य और परिस्थितियां के बारे में पता हुआ, उनका स्टेटमेंट लेना। उनके स्टेटमेंट के जरिए जो आपका इन्वेस्टिगेशन होता है। सर्च एंड सीजर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स को लिखा जाना भी एविडेंस है। और उसके बाद फिर जो रिकवरी होती है वो एविडेंस है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का, जैसे कई ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनका स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है, जैसे एक्सीडेंट को लेकर, या कहीं पर किसी की डेथ होती है, सुसाइड का है, बर्न का है, तो इनका आपका स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के कुछ एस्पेक्ट्स हैं। सब एग्जाम्स पर अलग करके आते हैं। इन्वेस्टिगेशन अपने आप में फुल क्वेश्चन आता है। इन्वेस्टिगेशन का जो सर्च एंड सीजर पार्ट है उस पर अलग सवाल आ सकता है। रिकॉर्डिंग और स्टेटमेंट पर उस पर अलग आ सकता है। और जो स्पेशल ऑफेंसेस हैं, सुसाइड के, बर्निंग के, बाय एक्सीडेंट के, डेथ वगैरह के, उनका इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है वो भी आ सकता है अलग से। प्लस इन्वेस्टिगेशन में आपका मेल, फीमेल, ओल्ड एज सिटीजन्स, चिल्ड्रन, इनके बारे में अलग अलग प्रोविजन है इन्वेस्टिगेशन के। और सबसे बड़ी चीज जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस प्रकार के एविडेंस की क्या एविडेंशियरी वैल्यू है। अल्टीमेटली एविडेंस क्यों कलेक्ट किया जाता है? एविडेंस कलेक्ट इसलिए किया जाता है टू प्रूव द ऑफेंस। जो अक्यूज पर्सन है उसने वो ऑफेंस किया है कि नहीं हुआ है, गिल्ट या एक्यूटल, या किसने अपराध किया है। मेन पर्पस वही है, ट्रायल के दौरान उसी एविडेंस को यूज करना। लेकिन हर चीज के एविडेंस की एविडेंशियरी वैल्यू, साक्ष्य मूल्य जो उसका है, हर एक का अलग अलग होता है। तो वो सारी चीज आपको जाननी है। इस कंटेक्स्ट में लिखिए, आज का टॉपिक हम लोग का है इन्वेस्टिगेशन बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थ्रू रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स। हेडिंग डालिए, अन्वेषण के दौरान कथन का अभिलेखन, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट बाय द आईओ ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ये आपका है। तो पहला इसमें पॉइंट लिखिए, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट्स। अभिलेखों का लिखा जाने का क्या प्रक्रिया है। दूसरा, यह प्रक्रिया आम व्यक्ति, आरोपी व्यक्ति, बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों
पर किस प्रकार से लागू होता है। हाउ द स्टेटमेंट्स इज रिकॉर्डेड विद रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रन, ओल्ड एज पीपल, विमेन, एक्यूज पर्सन्स एंड नॉर्मल पर्सन्स। 5 कैटेगरी हो गए। फिर नेक्स्ट एस्पेक्ट आपका है व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ दीज पर्सन्स। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ दीज पर्सन्स, इन व्यक्तियों का क्या दायित्व है, किस प्रकार से उनको रिएक्ट करना है, ये आपको एस्पेक्ट देखना है। अभी बाद में बात करो। फिर किसका क्या एविडेंशियरी वैल्यू है, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे उसमें उनकी क्या एविडेंशियरी वैल्यू है, साक्ष्य मूल क्या है, ये आपको देखना होगा। प्लस उसके बाद फिर वेदर ही इज बाउंड टू आंसर और नॉट, कौन व्यक्ति पुलिस द्वारा जो पूछा जाता है उसका उत्तर देने के लिए बाध्य है कि नहीं, हु इज बाउंड हु इज नॉट बाउंड। ये सारे पहलू आपके अपने आंसर में देने होते हैं। तो ये प्रश्न आपका प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में आता है। एक बार मैं और रिपीट करूंगा, इन्वेस्टिगेशन इज द की। अन्वेषण जो होता है, जो पुलिस होता है जो अन्वेषण करती है आफ्टर एफ आई आर, लॉजिंग ऑफ द एफ आई आर, दैट इज फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस। और इसी एविडेंस के आधार पर आगे ट्रायल चलता है, चार्जशीट फाइल होती है, फिर ट्रायल चलता है। कलेक्शन ऑफ एविडेंस के कई तरीके हैं, कई पहलू हैं। पहला है सर्च एंड सीजर, दूसरा है थ्रू रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ वेरियस पर्सन्स, विभिन्न व्यक्तियों का जो कथन होता है उसको रिकॉर्ड करना एविडेंस के लिए। तीसरा आपका विभिन्न अपराधों के लिए विभिन्न इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रियाएं हैं। आज हम लोग का टॉपिक है दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट, जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना। पुलिस विभिन्न व्यक्तियों का कथन रिकॉर्ड करती है इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से। जनरल पूछताछ करे दैट इज वो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं। अगर पुलिस को जनरल पूछताछ करती है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन कलेक्शन ऑफ एविडेंस के पर्पज से जो एक्टिविटी करती है पुलिस, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट जब टॉपिक आएगा तो कई पहलू उसके हैं। पहला चीज, रिकॉर्ड, विभिन्न व्यक्तियों के कथन को रिकॉर्ड करने के पुलिस के क्या अधिकार हैं। दूसरा, पुलिस को किस प्रक्रिया का पालन करके रिकॉर्ड करना चाहिए स्टेटमेंट। तीसरा, आरोपी व्यक्ति, आम व्यक्ति, बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों, इन पांचों कैटेगरी के संदर्भ में रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट का क्या प्रोसीजर है। प्लस जो ये व्यक्ति हैं, जब पुलिस इनको बुलाती है तो इन्वेस्टिगेशन में इनको किस प्रकार से रिएक्ट करना है, स्टेटमेंट कैसे देना है, इनकी क्या ड्यूटी है, वन पार्ट। और उसके बाद जो आखिरी पार्ट है दैट इज व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बाय वेरियस पर्सन्स। तो इतने पहलू आपके दिमाग में रहने चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसलिए कोई आंसरिंग जब सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। इसलिए मैं बार बार आप लोग से कह रहा हूं कि आप लोग एकदम किसी प्रकार के असमंजस से मत रहिए। जो हम लोग क्लास कर रहे हैं लगातार आपके पीसीएस जे, यूपी पीसीएस जे मेन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स है, उसके लिए कर रहे हैं। तो क्लास बीच बीच में डिस्टर्ब हो जा रही है, कोई बात नहीं उसकी। लेकिन जो आपके एग्जामिनेशन का चीज़ें हैं डायरेक्टली, मैंने कल ही भेजा कि प्रीलिम्स में जो 10 एक्ट हैं, जो जीएस का हमारा है प्लस मेन एग्जामिनेशन का है, वो कैसे कैसे हम लोग कर लेंगे।
और वेल इन एडवांस जो आपका प्रीलिम्स का पेपर आएगा उसके काफ़ी पहले हम लोग पूरा कोर्स खत्म कर देंगे। इनफैक्ट एग्जाम के समय हम लोग स्टार्ट कर देंगे रिवीजन करना। डायरेक्ट कहेंगे आप बैग उठाइए, इस सेक्शन का ये पार्ट पढ़िए, इस सेक्शन का ये पार्ट, इसका ये करिए, ऐसे रिवीजन के पर्पज से वो काम भी हम लोग करेंगे वो। लेकिन अभी जितना टाइम है तो एटलीस्ट क्वालिफाई आपको करना है मेन एग्जामिनेशन के आधार पर। तो किन चीज़ों को कैसे आपको ऑर्गेनाइज करना है आंसरिंग में, कारण इसलिए कि आपके केवल वहाँ पर आंसर शीट रहती है एग्जामिनेशन की। अगर आप सामने रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जितना आएगा आपको पता ले जाएंगे। लेकिन वहाँ पर केवल आपकी आंसर शीट रहती है, तो जितने ऑर्गेनाइज ढंग से आप करेंगे, तो जितने आप ऑर्गेनाइज ढंग से करेंगे वहाँ पर उतना मार्क्स आपको मिलेगा। इसलिए कहता है आंसर राइटिंग या प्रेजेंटेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी रिकॉर्डेड स्टेटमेंट बात है तो पहले आप ये बातें बताइए, फिर जो पहलू पूछा उसके बारे में उत्तर दे दीजिए आप। तो इसमें लिखिए, इस कंटेक्स्ट में लिखिए, इस संदर्भ में आर्टिकल 160 क्लॉज 1 160 का प्रोविजो, पहला 160 क्लॉज 1, फिर लिखिए 160 क्लॉज 1 का प्रोविजो परंतुक, 160 क्लॉज 1 का परंतुक। फिर दूसरा आपका है 160 क्लॉज 2, फिर आपका 161 क्लॉज 1, 161 क्लॉज 2, 161 क्लॉज 3, फिर आपका 161 क्लॉज 3 का परंतुक, प्रोविजो ऑफ 160 क्लॉज 1। फिर आर्टिकल 160 क्लॉज 2, सॉरी 162 क्लॉज 1 एंड 162 क्लॉज 2। उसके बाद 162 का एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। उसके बाद 163 ये तीन प्रकार के केसेस आपके सेक्शंस हैं जो कि रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स रिलेटेड हैं। पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करती है उसके संदर्भ में ये आपके तीन सेक्शंस हैं। और बहुत बारीक से एक सवाल पुलिस में आता है हमेशा, जो हमेशा स्टूडेंट्स गलत करते हैं। तो 160, 161, 162, 163 ये चार जो है, these are the statements provisions by which police records the statement। 164 आ जाएगा, रिकॉर्डिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट का है वो, उस पर ही हम लोग आएंगे। ठीक, इसके अलावा सेक्शन 167, when magistrate sends the accused person या remands the accused person and sends him to the custody of police। 167 के दौरान 167 में भी एक प्रोविजन है जिसमें कि मजिस्ट्रेट एक्यूज पर्सन को रिमांड करता है, पुलिस कस्टडी में भेजता है। जेल में व्यक्ति है, जेल में आता है, लेकिन उसको रिमांड पर भेजता है पुलिस कस्टडी में। किस लिए? फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट के लिए ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से मजिस्ट्रेट से रिमांड पर मांगती है। तो 167 में भी आपका प्रोविजन है, व्हेन द मजिस्ट्रेट सेंड्स द एक्यूज पर्सन या रिमांड्स द एक्यूज पर्सन इन द कस्टडी ऑफ पुलिस। और पुलिस क्यों रिमांड पर लेती है? रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट के लिए ही, कथनों को लिखने के लिए ही लेती है। सेक्शन 161, 160, 161, 162, 163, उसके बाद आपका 167। ये तरीके आपके हैं क्योंकि पुलिस दे आर रिलेटेड विद द
रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट बाय द पुलिस। अब इसके बाद लिखिए सेक्शन 24 एविडेंस एक्ट, सेक्शन 145 ऑफ द एविडेंस एक्ट, सेक्शन 157 ऑफ द एविडेंस एक्ट, इनका भी जिक्र है। जब रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट के बारे में बात आएगी, इनकी एविडेंशियल वैल्यू के बारे में बात आएगी, तो इन सेक्शन जो एविडेंस एक्ट के इनका जिक्र आता है। ये पूरा क्लियर रहेगा तो आपको सीआरपीसी में इनके साथ लिखना पड़ेगा। उसके बाद आर्टिकल 20 क्लॉज 3, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आपका है। उसके बाद एक लीडिंग केस है नंदनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी, नंदनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी। इतने फैक्ट्स आपको एकदम टिक्स हो जाने चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। दैट इज व्हेन द पुलिस records the statements of various persons for the purpose of investigation, that is for collection of evidence, उसमें ये प्रोविजंस आपके इंपॉर्टेंट, इनका जिक्र आपको करना होता है। ठीक, क्लियर बात। अब मैं फटाफट लिखाऊंगा, उसको लिखते जाइएगा फास्ट। आप लिखिए सेक्शन 160 क्लॉज 1, धारा 160 क्लॉज 1 के अंतर्गत पुलिस को यह अधिकार है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अन्वेषण अधिकारी को अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुला सकता है। वर्ड क्या है? एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को, एनी पर्सन को बुला सकता है, बट उसकी तीन शर्तें हैं। तो पहला है दैट ऑर्डर मस्ट बी इन राइटिंग, अगर किसी को बुलाना है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का वह आदेश लिखित रूप से होना चाहिए। ओरली किसी को नहीं बुला सकता कि आप आइए करिए, ऑर्डर मस्ट बी इन राइटिंग। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को बुलाएगा जिसको कि लगे कि वह उस अपराध के तथ्यों को जानता है या परिस्थितियों को जानता है। He will call those persons which he feels are acquainted with the facts and circumstances of the case। दो बातें, facts and circumstances of the case। पहली चीज, धारा 160 में, धारा 160 क्लॉज 1 में ये अधिकार है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को बुला सकता है पूछताछ के लिए, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट के लिए। लेकिन पहली चीज, वो आदेश इन राइटिंग होना चाहिए। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को, किसी को नहीं बुला सकता है, ऐसे व्यक्ति को बुलाएगा who knows the facts and circumstances of the case, इसको लगता है कि ऐसा जानकारी होगी। ठीक, और तीसरा, किसको बुलाएगा? ऐसे व्यक्ति को बुलाएगा, केवल उन्हीं व्यक्तियों को बुला सकता है जो उस पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में हो, या फिर जो पुलिस स्टेशन है उससे जो सीमा से सटे हुए पुलिस स्टेशन है उनको बुला सकता है, किसी को नहीं। ऐसे व्यक्ति को बुला सकता है जो उसके पुलिस, जो जिस पुलिस स्टेशन में है वो उस पुलिस स्टेशन का जो दायरा है उसके दायरा वाले व्यक्ति को बुला सकता है, या फिर उस पुलिस स्टेशन जो सीमावर्ती पुलिस स्टेशन है, from that police station which are adjoining to that police station। इसके बाहर को बुलाना है तो उसका प्रोसीजर दूसरा है।
उसके लिए समन वारंट के प्रोसीजर अलग से लग जाएगा। तो आर्टिकल 160 क्लॉज 1 में फॉर पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट किस लिए? अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन के लिए, फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इस पर्पज से पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को बुला सकता है, एनी पर्सन, लेकिन वो आदेश होना चाहिए राइटिंग, ऐसा व्यक्ति जिसको फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के बारे में जानकारी हो। और तीसरा, ऐसा व्यक्ति जो उसके पुलिस स्टेशन के लिमिट में हो, या फिर जिस पुलिस स्टेशन का व्यक्ति आयो है वो उससे जो सटा हुआ पुलिस स्टेशन जितने हैं उनसे बुला सकता है। क्लियर बात? अब लिखिए आगे। यहीं पर आपको बता देना है कि 167 में भी मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में रिमांड कर सकता है। 167 के तहत मजिस्ट्रेट व्यक्ति को रिमांड करता है, एक्यूज पर्सन को, पुलिस कस्टडी में फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट। तो 160 क्लॉज 1 के तहत व्यक्ति को बुलाया जाता है फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड कलेक्शन ऑफ एविडेंस, और 167 में मजिस्ट्रेट भी भेजता है एक्यूज पर्सन को पुलिस कस्टडी में जहां पर कि स्टेटमेंट्स आपके रिकॉर्ड होते हैं। तो दो तरीके हैं, एक पुलिस बुलाती है थ्रू दिस कंडीशन जो बताया 160 क्लॉज 1 में जो 3 कंडीशंस होनी चाहिए, या फिर मजिस्ट्रेट भी रिमांड करता है पुलिस कस्टडी में किसी एक्यूज पर्सन को, जिसके बाद फिर पुलिस स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करती है। ठीक, अब आगे लिखिए। देखिए, इफ अ पर्सन वॉमिट्स टू अटेंड इन्वेस्टिगेशन इज लायबल टू बी पनिश अंडर सेक्शन 174 आईपीसी। अगर कोई व्यक्ति इंटेंशनली इस इन्वेस्टिगेशन को बुलाने पर नहीं जाता है तो उसको धारा 174 आईपीसी के तहत दंडित किया जा सकता है। इतनी बातें आपको जान लेनी है। तीन तरीका आपका है। देखिए, दो मैंने बताया आपको। अगर इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से पुलिस लोगों को बुलाती है तो एक तो 160 क्लॉज 1 में है, तो कंडीशंस मैंने बता दी, राइटिंग होना चाहिए ऐसे ऐसे। दूसरा, 167 में मजिस्ट्रेट रिमांड पर भेजेगा पुलिस कस्टडी में। तीसरा तीसरा आपका है सेक्शन 73, उसमें वारंट भी इशू करा सकता है पुलिस, जो है सेक्शन 73 के तहत वारंट भी इशू करा सकता है फॉर अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन बिफोर हिम फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो तीन तरीके हैं, 160 क्लॉज 1, 167 में पुलिस रिमांड जो मजिस्ट्रेट भेजता है, और तीसरा वारंट भी ले सकता है पुलिस, मजिस्ट्रेट से वारंट ले लेगा भाई वो आ नहीं रहा है। ये तीन तरीके आपके हैं फॉर इन्वेस्टिगेशन। ठीक, अगर कोई व्यक्ति इंटेंशनली इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वॉलेट करता है 160 को, 73 को या 167, वो भी एक आपका अपराध बनता है 174 क्लॉज 174 आपका आईपीसी का। तो क्लियर है बात ये। अब लिखिए नेक्स्ट, व्हाट इज द ड्यूटी। लिखिए, एवरी सच पर्सन्स हु आर कॉल्ड, जिन व्यक्तियों को बुलाया जा रहा है, देखा ना, एनी पर्सन, पुलिस कैन कॉल एनी पर्सन। तो जब किसी व्यक्ति को बुलाया जाएगा तो उसकी ड्यूटी है टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस ट्रूली। जिसको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से,
हर उस व्यक्ति का दायित्व है कि हर प्रश्न का उत्तर वह सही सही देगा, ट्रूली। इसको बोल्ड कर लीजिए, ट्रूली आंसर करेगा वो। नहीं करेगा तो फिर वह पनिश किया जाएगा। लिखिए, लिखिए, इफ दैट पर्सन refuses to answer, then he will be punished under section 179 IPC। और तीसरा, गलत आंसर देता है तो सेक्शन 193 आईपीसी पनिश होगा। तो 3 आईपीसी हो गए आपके, 3 सेक्शंस। अगर कोई व्यक्ति इंटेंशनली बुलाने पर नहीं जाता है, देन इट इज 174 आईपीसी पनिशमेंट मिलेगा। वहां जाता है लेकिन आंसर देने से मना करता है, रिफ्यूजेस टू आंसर, 173 आईपीसी, 179 आईपीसी, 179। और अगर गलत आंसर देता है देन 193 आईपीसी। ये अपराध उसके ऊपर बनते हैं। क्लियर बात ये? तो 3 तरीके से इन्वेस्टिगेशन के लिए आईओ बुला सकता है। 160 क्लॉज 1 में, 167 मजिस्ट्रेट में रिमांड करता है, या फिर 73 में वारंट के जरिए बुलाता है। वो हर व्यक्ति की ड्यूटी है कि आएगा। नहीं आता है तो 174 आईपीसी, आने के बाद आंसर नहीं देता है तो 179, आने के बाद गलत आंसर देता है तो 193। ये बात क्लियर हो गया? इसके बाद हर व्यक्ति की ड्यूटी है कि वह ट्रूली आंसर करेगा, सही सही उत्तर उसका देगा। ये 2 बात क्लियर। तीसरी बात, क्वेश्चन लिखिए यहाँ पर, कैन एनी पर्सन refuse to answer, or can any person deny to answer truly? क्वेश्चन क्लियर है आपका? ये इन कैटेगरी के लोगों को बुला सकता है। क्या कोई ऐसी कैटेगरी भी है जिसमें कि कोई व्यक्ति कहे कि मैं उत्तर नहीं दूंगा, या उसका गलत उत्तर भी दे सकता है? प्राइमरी फेस रूल क्या है कि सबको उत्तर देना है और सही से उत्तर देना है। लेकिन क्या ऐसी कोई कैटेगरी है जो उत्तर देने से मना कर दे, तभी कोई अपराध नहीं बनेगा उस पर? मतलब नहीं उत्तर देना उसका राइट है, या गलत उत्तर देना भी उसका राइट है कोई ऐसा कैटेगरी ऑफ पर्सन? बताइए। क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को ये? हाँ, बताइए क्या, कौन लोग हैं और क्या प्रोविजन है? क्या are there any category of persons who can refuse to answer, or who can refuse and who do not answer correctly? फिर भी उन पर कोई भी आरोप नहीं बनेगा। दे हैव राइट, दे हैव अ राइट नॉट टू आंसर। कोई ऐसा व्यक्ति है तो कौन सा प्रोविजन है? बताइए जरा, पढ़िए तो। सेक्शन 161 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 20 क्लॉज 3, ये दोनों जरा पढ़िए तो। सेक्शन 161 क्लॉज 2, नहीं नहीं, गेस वर्क, लॉ में गेस वर्क करने का मतलब ये सब गलत हुआ। नो गेस वर्क। आर्टिकल 161 क्लॉज 2 पढ़िए, और आर्टिकल 20 क्लॉज 3 पढ़िए। आर्टिकल 161 क्लॉज 2 और 20 क्लॉज 3।
161 क्लॉज 2 क्या है? सच पर्सन शैल बी बाउंड टू आंसर, 161 में है, जिनको बुलाया गया है, सच पर्सन शैल बी बाउंड टू आंसर ट्रूली ऑल क्वेश्चंस relating to such case put by him to the officer other than the questions other than the questions the answer to which would have tendency to expose a criminal charge, penalty or forfeiture. अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाता है और उसका उत्तर देता है तो उस व्यक्ति पर कोई क्रिमिनल चार्ज बन सकता है या उस पर कोई पेनल्टी लग सकती है या कोई फोरफीचर जब्ती हो सकती है, तो ऐसी परिस्थिति में वो उस आंसर को देने को बाध्य नहीं है, इज नॉट बाउंड टू आंसर। सिंपल मतलब यह है कि ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर देने से कोई व्यक्ति आरोपी कैटेगरी में आ सकता है, तो वहां वो आंसर देने से मना कर सकता है। दैट मीन्स, और आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में क्या है? एक्यूज पर्सन हैज अ राइट टू नॉट आंसर। एक्यूज पर्सन अपने खिलाफ एविडेंस देने के लिए बाध्य नहीं है। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का भी प्रोटेक्शन मिला हुआ है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 केवल एक्यूज पर्सन के लिए। इन 161 क्लॉज 2 में क्या है? एवरी पर्सन हैज टू आंसर द क्वेश्चंस ट्रूली। हर व्यक्ति हर प्रश्न का उत्तर सही सही देगा, एक्सेप्ट अगर कोई प्रश्न का उत्तर अगर कोई देता है व्यक्ति और उस उत्तर के कारण वह आरोपी साबित हो सकता है, उस पर कोई चार्ज लग सकता है, तो वहां पर देने से मना कर सकता है। जैसे पूछा पुलिस ऑफिसर ने, भाई ये घटना हुई है, क्या तुम उस घटना में थे? अगर वो कहता हाँ था, तो वो कहता फंस गया वो। आप इस अपराध में शामिल थे? वो कहता हाँ मैं था, तो वहां पर फंस गया वो। तो इस प्रश्न का उत्तर देने में, सही उत्तर देने में वह व्यक्ति आरोपी साबित हो जा रहा है, तो वहां वो मना कर सकता है या झूठ बोल सकता है, नहीं मैं नहीं था। पॉइंट क्लियर है ये? हाँ, मतलब अगर किसी उत्तर देने से कोई व्यक्ति अपराध की श्रेणी में आ जाए, मतलब द एक्यूज पर्सन हैज राइट टू लाई। जो आरोपी व्यक्ति है उसको झूठ बोलने का अधिकार है, लेकिन जो व्यक्ति आरोपी नहीं है, जिसने अपराध नहीं किया है, उसको झूठ बोलने का अधिकार नहीं है। हमारे लॉ में यही है, आर्टिकल 161 क्लॉज 2 और आर्टिकल 20 क्लॉज 3। 20 क्लॉज 3 कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? एक्यूज पर्सन, आरोपी व्यक्ति। अगर आप एक्यूज नहीं है तब आपको सही से उत्तर देना पड़ेगा। जैसे पूछा जाए आपसे, क्या आपने 4 लोगों को भागते हुए देखा था? क्या वो 4 लोगों ने आपके सामने गोली चलाई जिससे हत्या हुई? हाँ, तब नहीं झूठ बोल सकता है आरोपी व्यक्ति। अगर आपसे पूछा जाए क्या वो चौराहे पर थे, आपके सामने लोगों ने गोली चलाई और जिससे कि हत्या हुई, तो आप आरोपी नहीं हैं। आप बोलेंगे हाँ मैंने देखा लोगों को चलाते हुए गोली, वो लोग गोली मार रहे थे, तो आपको सही सही बताना पड़ेगा, क्योंकि आप आरोपी नहीं हैं और आप सही उत्तर देने से इसमें आरोपी भी नहीं बन रहे हैं। तो आपकी ड्यूटी, और आप कहते नहीं मैंने नहीं देखा या आपने झूठ बोल दिया, तो आपके ऊपर मुकदमा चलेगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने गोली चलाई है उससे पूछा जाए क्या तुमने गोली चलाई, वो कह देगा हाँ, तुरंत फंस जाएगा वो। वहां वो मना कर सकता है कि यस, कि मैंने गोली नहीं चलाई, या उसे उत्तर देने से मना कर सकता है। आर्टिकल 161 क्लॉज 2 और आर्टिकल 20 क्लॉज 3 कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात है, राइट मिला हुआ है एक्यूज पर्सन को, राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन। किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य न देने का अधिकार प्राप्त है, वो मना कर सकता है। लेकिन एक्यूज पर्सन 20 क्लॉज 3 में और 161 2 में है
उत्तर देने से वह व्यक्ति पर चार्ज लग सकता है, पेनाल्टी लग सकती है, मतलब वो आरोपी कैटेगरी में आ सकता है, वहां वो मना कर सकता है। अदरवाइज हर व्यक्ति को he has to answer questions truly। ठीक, अब आइए 161 में देखिए, मैं एग्जामिन ओरली, ओरली एग्जामिन करेगा, मतलब मौखिक रूप से ही स्टेटमेंट्स करेगा या पूछताछ करेगा। ठीक, तो दूसरा देखिए अपने 161 क्लॉज 3 में देखिए, पुलिस ऑफिसर मौखिक रूप से पूछताछ करेगा, लेकिन पूछताछ करने के बाद जो स्टेटमेंट दिया है व्यक्ति ने, उसको वह राइटिंग में लिख सकता है। 3 पढ़िए, द पुलिस ऑफिसर में रिड्यूस इनटू राइटिंग द स्टेटमेंट मेड टू हिम। इस बात पर गौर करना है आपको। 162 क्लॉज 1 में क्या है, एग्जामिन ओरली, मौखिक रूप से पूछताछ करेगा। 161 161 क्लॉज 2 में क्या है, सभी व्यक्तियों को उसका उत्तर सही से देना है, सिवाय उन प्रश्नों का जिससे कि क्रिमिनल चार्ज पेनल्टी हो सकती है। तीसरा, पुलिस ऑफिसर चाहे तो उस कथनों को रिकॉर्ड कर सकता है लिखित रूप से। ठीक, और सबसे जो खास बात है, अगर कोई स्टेटमेंट लिखेगा तो उस पर सिग्नेचर नहीं कराएगा व्यक्ति का, स्टेटमेंट साइंड नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि साइन करने का मतलब वो व्यक्ति बाध्य हो जाएगा, तो वो मौखिक पूछेगा और चाहे तो उसको हाथ से लिख लेगा, लेकिन उस व्यक्ति का सिग्नेचर नहीं कराएगा। और सबसे बड़ी खास बात है, जितने भी आरोपी व्यक्ति हैं सबका स्टेटमेंट सेपरेटली लिखा हुआ है, मेक अ सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड ऑफ ईच पर्सन। अगर 4 लोग हैं तो 4 लोगों का जॉइंट स्टेटमेंट नहीं लिखेगा, 4 लोगों का कथन एक साथ भाई इन 4 लोगों ने ये बयान दिया, ऐसा नहीं, हर व्यक्ति का बयान अलग अलग लिखा जाएगा। रिकॉर्डिंग और स्टेटमेंट हैज टू बी डन सेपरेटली। क्लियर है बात, ये जॉइंट स्टेटमेंट नहीं लिखा जाएगा। तो 160 क्लॉज 160 क्लियर है, 161 क्लियर है। और एक चीज आप पे और है, उसमें देखिए 160 क्लॉज के प्रोविजो में, परंतुक में 160 का जो क्लॉज 1 का परंतुक है, प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन अंडर द एज 15 ईयर्स और 60 ईयर्स ऑफ वुमेन मेंटली फिजिकली, लिखिए कोई भी व्यक्ति जो 15 साल से कम का है या 65 वर्ष से ज्यादा का है, ये याद रखना है आपको, 15 साल से कम का है, 65 साल से ज्यादा का है, महिला है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो मेंटली या फिजिकली दिव्यांग है, ठीक है, उसको नहीं बुला सकता है। ठीक है, उसको पुलिस ऑफिसर को उसी के यहाँ जाना पड़ेगा। 15 साल से कम का बच्चा है, 65 ईयर्स के ऊपर का है, महिला है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, मेंटली हैंडीकैप्ड है, तो उनको अपने यहाँ पुलिस कार्यालय में नहीं बुलाएगा, वो वहीं पर जाएगा जहां पर कि वह व्यक्ति रहता है। तो ये रेस्ट्रिक्शन आपका है 160 क्लॉज 1 में। ठीक, अब 161 के प्रोविजन में आइए, क्लॉज 3 के प्रोविजन में। प्रोवाइडेड दैट द स्टेटमेंट ऑफ women against women offense under ये has been done shall be recorded by a women police officer provided further the statement of women against women offense। मतलब अगर किसी महिला के विरुद्ध अगर ये अपराध हुआ है जो लिखा हुआ है परंतुक में,
सेक्शन 161 का जो क्लॉज 3 है उसका परंतु उन धाराओं में अगर उस महिला का रिकॉर्ड करना है स्टेटमेंट तो कौन करेगा? शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ वुमेन ऑफिसर। तो महिला का बयान महिला द्वारा ही लिया जाएगा। तो ये कुछ आपके रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो 160 क्लॉज 1 में क्या है? इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला सकता है, राइटिंग में होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति जिसको कि तथ्य परिस्थितियां पता हो, और ऐसा व्यक्ति जो उसके पुलिस स्टेशन में रहता हो या सीमावर्ती पुलिस स्टेशन में रहता हो, उनको बुला सकता है। लेकिन 15 साल 65 वर्ष महिला फिजिकली मैन्युलेटेड इनको नहीं बुलाएगा, वहीं पर जाएगा जहां पर कि वो रहते हैं। और 161 में क्या है? किस ढंग से पुलिस स्टेटमेंट लेगी? तो पहला क्या है? ओरली पूछताछ करेगी। दूसरा है कि सबको क्वेश्चन का ट्रूली सही सही उत्तर देना है, सिवाय उन प्रश्नों को जिस पर कि उन पर आरोप न साबित होता हो। 161 क्लॉज 2 है, और यह प्रोटेक्शन आर्टिकल 20 क्लॉज 3 से भी मिला हुआ है। और फिर तीसरा जो आपका है, राइटिंग में रिड्यूस कर सकता है, राइटिंग में लिख सकता है, जो कथन कह रहा है पुलिस वो राइटिंग में लिखेगा, लेकिन सिग्नेचर नहीं कराएगा। हर व्यक्ति का स्टेटमेंट अलग अलग लिया जाएगा, ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं होगा। और फिर महिला का बयान जिस पर कि जिसके खिलाफ अपराध हुआ है महिला अधिकारी ही लेगी, शैल बी रिकॉर्डेड। और फेमस केस जो आपका नंदनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी, उसमें दो बातें हैं कि द पुलिस कैन कॉल एनी पर्सन। तो एनी पर्सन में कौन शामिल होता है? एनी पर्सन मतलब कोई भी हो सकता है। एनी पर्सन में एक्यूज्ड भी, एक्यूज को पूछताछ के बुलाया जाएगा, इस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आरोपी व्यक्ति को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। एनी पर्सन कैन बी कॉल्ड बाय द पुलिस। अब ये अलग बात है कि जो एक्यूज आरोपी व्यक्ति है वो सही उत्तर दे न रहे, वहां उसको राइट मिला हुआ है। तो ये बात क्लियर की गई थी नंदनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी में कि जो एनी पर्सन लिखा हुआ है 160 में, मतलब उसमें कोई व्यक्ति, आरोपी व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन आरोपी व्यक्ति को राइट मिला हुआ है कि वह चाहे तो उत्तर ना दे। यह प्रोटेक्शन उसको आर्टिकल 160 सेक्शन 161 क्लॉज 2 मिला हुआ है, और आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में एक्यूज पर्सन को अधिकार मिला हुआ है। तो 160 और 161 की बातें क्लियर। अब जरा आइए 162 पर। इसमें लिखा हुआ कोई भी व्यक्ति साइन नहीं करेगा। एक चीज आपको देख लिया, 160 क्लॉज 2 जो है, 162 का क्लॉज 2, वन सिक्सटी टू का क्लॉज 2 क्या है? पहले तो वन समझिए क्या है। वन सिक्सटी टू में तीन तीन बातें लिखी हुई हैं, अभी हम लोग उस पर आएंगे आपका। तो 162 क्लॉज 2 में क्या है? सेक्शन 32 क्लॉज 1, सेक्शन 32 क्लॉज 1 ऑफ एविडेंस एक्ट, सेक्शन 32 क्लॉज 1 का एविडेंस एक्ट क्या है किसी को जानकारी? हाँ, डाइन डिक्लेरेशन है उसमें, मृत्युकालिक स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन हु इज, मतलब डाइंग पर्सन, डाइंग डिक्लेरेशन। वहां पर ये लागू नहीं होगा, मतलब वो सिग्नेचर साइन करा सकता है। तो 32 क्लॉज सेक्शन 32 क्लॉज 1 एविडेंस एक्ट जो है डाइंग डिक्लेरेशन का है,
तो वहां पर अंगूठा या सिग्नेचर करा सकता है। या फिर सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट क्या है, इस पर खूब सवाल आते हैं। सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट पर सवाल आते हैं, वो क्या है? एविडेंस एक्ट का एक इंपॉर्टेंट है। देखिए, नॉर्मल नियम यह है कि पुलिस कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है तो उसकी एविडेंशियल वैल्यू नहीं होती है, उसका साक्ष्य मूल्य नहीं होता है। लेकिन जो आपका सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट है, वो ये पुलिस के द्वारा ही किया जाता है। वो बेसिकली सेक्शन 27 में है रिकवरी ऑफ सर्टेन थिंग्स, कुछ वस्तुओं की जो रिकवरी की जाती है पुलिस कराते सेक्शन 27 में। जैसे किसी ने अगर हत्या की है, किस हथियार से हत्या किया गया है, वह हथियार किसी व्यक्ति ने कहीं पर छुपा दिया है और पुलिस पूछताछ करती है और जाके हथियार रिकवर करती है, तो ये चीज जो है एविडेंस मानी जाएगी। अब ये लोग जब एविडेंस पढ़ेंगे तब बात समझ में आएगी। सेक्शन 27 एक बड़ा सेक्शन है, उसमें कई शर्तें हैं। नॉर्मल नियम यह है कि पुलिस द्वारा की गई पूछताछ रिकवरी एविडेंस नहीं मानी जाती है, लेकिन सेक्शन 27 माना जाता है, सेक्शन 32 क्लॉज 1 माना जाता है। इतना भी याद रखिए आप लोग। अब 27 32 क्लॉज 1 में क्या है वो डिटेल जब एविडेंस आएगा तब डिस्कस करेंगे हम लोग। तो 160 161 162 163 में क्या है कि अगर कोई भी कथन रिकॉर्ड करना है पुलिस को तो किसी प्रकार का लालच नहीं दिया जाएगा, जैसा कि सेक्शन 24 एविडेंस एक्ट में है। कोई भी स्टेटमेंट लेने में अगर कोई लालच दिया जा रहा है कि आप कथन दे दो, हम आपको छुड़वा देंगे, आपको चार्जशीट नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा। या आपको इतना पैसा दे देंगे, या आपको यह लाभ मिल जाएगा, या आपको आरोपी मुक्त कर दिया जाएगा, वो सेक्शन 24 में है। इंड्यूसमेंट देकर, कोई लालच देकर कोई कथन रिकॉर्ड करना वो इलीगल है। क्लियर है ये? अब एक चीज लिखिए, व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय पुलिस। दूसरा, व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर। एफआईआर का साक्ष्य मूल्य क्या है, और जो पुलिस कथन लिखती है उसका साक्ष्य मूल्य क्या है। तो सेक्शन 145 और सेक्शन 157, सेक्शन 145 में क्या है, कोई भी इसमें एक ये है कि जो पुराना आपने कथन किया हुआ है वह केवल कोरोबोरेट करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। कोरोबोरेट मतलब अगर आपने कोई कथन किया है मान लीजिए पहले का, और ट्रायल आपका चलना स्टार्ट हो गया और ट्रायल में आप कोई कथन कह रहे हैं, तो उसको सपोर्ट करने के लिए, कोरोबोरेट करने के लिए आपके पुलिस के समक्ष दिया हुआ स्टेटमेंट का प्रयोग किया जा सकता है। और एक ये है जो आपने स्टेटमेंट पहले दिया हुआ है और ट्रायल मजिस्ट्रेट के सामने, कोर्ट सामने आप कोई और कथन दे रहे हैं, तो आपके उस कथन को कॉन्ट्राडिक्ट, उसका खंडन करने के लिए कि भाई आपने पहले तो ये कहा था अब ये कह रहे हैं, वहां प्रयोग किया सकता है, लेकिन उसकी अपनी अपनी कुछ शर्तें हैं। तो यहां लिखे जाए तो सेक्शन 145 एविडेंस एक्ट, सेक्शन 157 एविडेंस एक्ट, सेक्शन 24 एविडेंस एक्ट,
सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट, और सेक्शन 32 क्लॉज 1 एविडेंस एक्ट। इन चारों सेक्शंस को जब हम लोग पढ़ेंगे तब जाके जो रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट है इनके एविडेंशियरी वैल्यू के बारे में समझ पाएंगे। और एक बड़ा कम से कम एक सवाल प्रीलिम्स में, एक या दो सवाल प्रीलिम्स में आता है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट सेक्शन 160, सेक्शन 161, सेक्शन 162, सेक्शन 163 और अब सेक्शन 164। सेक्शन 164 भी रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट है। सेक्शन 164, फिर सेक्शन 165, 166 और 167, ये आपके 8 सेक्शंस हैं। इसके बाद एफआईआर सेक्शन 154, उसके बाद नंदनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी केस, उसके बाद सेक्शन 24, सेक्शन 27, सेक्शन 32 क्लॉज 1, सेक्शन 145 और सेक्शन 157 एविडेंस एक्ट। ये सीआरपीसी के सेक्शंस और एक आर्टिकल 20 क्लॉज 3 कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, और ये केस लॉ और ये एविडेंस के सेक्शंस, ये सब आप एक साथ पढ़ेंगे तब जाके आपको 2 सवाल प्रीलिम्स से मिलेगा, मिनिमम 2 क्वेश्चंस। एविडेंस एक्ट के चारों सेक्शन हर एक बार एग्जाम में आता है, 24, 27, 32 क्लॉज 1, 145, 1%, हमेशा सवाल आता है। प्रीलिम्स में कम से कम 4 सवाल इसी से मिलेगा आपको, और 1 से 1.5 सवाल मेन एग्जामिनेशन में, लेकिन इसको आपको साथ में लेकर समझना है। तो ये सारे सेक्शंस एविडेंस एक्ट के, एफआईआर के, सीआरपीसी के, ये सारी चीजें आप लोग एक बार पढ़िएगा, तब हम लोग इसको पुनः एक बार डिटेल डिस्कस करेंगे, तब जाके आपकी आंसरिंग प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में सही होगी। क्लियर बात ये? तो टाइम को लेकर, कोर्स को लेकर एकदम घबराने की आवश्यकता नहीं है। एग्जामिनेशन में कैसे आपको परफॉर्म करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इसमें कह रहा हूँ आप लोग जो पेपर हुआ 5 सितंबर वाला एचजेएस का, उसको करिए आप। और आंसरिंग भी करिए। एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ, जो मैंने बताया, एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ, लिखिए क्वेश्चन तो, डिस्कस द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर and the statements recorded by police during investigation। और तीसरा सेक्शन 164, स्टेटमेंट रिकॉर्डेड 164। इन तीनों की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, एक प्रश्न हो गया आपका। दूसरा प्रश्न, व्हाट इज द प्रोसीजर with respect to recording a statement by the police। पहला, with respect to any person, और दूसरा with respect to women, children, old age person, mentally and physically handicapped persons। तीसरा, what are the rights and duties, what are the rights and duties of
the persons to answer a question during investigation by the police. पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रश्नों का उत्तर देने का क्या दायित्व है, विभिन्न व्यक्तियों का क्या दायित्व है। ठीक, तो इन प्रश्नों का उत्तर आप लिखेंगे तो आपको सारी चीजें खुलकर आएंगी। एविडेंशियल वैल्यू, क्या प्रोसीजर है और क्या इन लोगों का दायित्व है। लास्ट एक और सवाल लिख लीजिए, इन हाउ मेनी वेज any person can be produced before the police for investigation and recording of statement। कितने तरीकों द्वारा किसी व्यक्ति को पुलिस के समक्ष अन्वेषण के लिए पेश किया जा सकता है या उनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए पेश किया जा सकता है। एक सेक्शन 160 में है सीआरपीसी, एक 167 सीआरपीसी इसमें रिमांड वाला है, और तीसरा जब व्यक्ति नहीं आ रहा है तो वारंट के जरिए बुला सकता है पुलिस, कोर्ट से वारंट लेकर इनके खिलाफ वारंट इशू करा के फिर बुला ले इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इतने ढंग से इसको करिए, तब जाके आपका ये कुछ बातें एग्जामिनेशन में, क्योंकि एग्जामिनेशन में अब सीधे सवाल नहीं आ रहे हैं, एकदम जिसको पूरा कंसेप्चुअली क्लियर है, चीजों को कनेक्ट करके पढ़ सकता है, ही कैन ओनली आंसर द क्वेश्चंस। विभिन्न कोचिंगें चल रही हैं, लेकिन सब में केवल कोर्स कंप्लीट होता है, स्टेट पढ़ाया जा रहा है, इसमें ये है, इसमें ये तो पढ़ते जाइए, वो तो ठीक है, वो आपको आना चाहिए वो सारी बातें, लेकिन आंसर आपका उससे कंप्लीट नहीं होगा। तो ये हम लोग करेंगे, इससे थोड़ा टाइम भी लगेगा अदरवाइज, लेकिन आपके लिए एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। और जो मैंने कल आपको ग्रुप में लिखा था सब्जेक्ट्स, प्रीलिम्स में कौन से होंगे, 10 हो जाएंगे, मेन एग्जामिनेशन में कौन से टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। जो लोकल एक्ट्स हैं, लॉ पेपर 3 का जो लोकल एक्ट्स है, लैंड लॉ और जो बाकी जो 5 एक्ट हैं, ये जब आपका प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद ब्रीफिंग में उसके पहले दे दूंगा आपको, प्रीलिम्स के पहले ही, ये सेक्शंस हैं, ऐसे ऐसे पढ़ने हैं, ये सारी चीज़ें, ताकि आपको एक पूरा ओवरव्यू रहे। डिटेलिंग हम लोग प्रीलिम्स के बाद, प्रीलिम्स के पहले जितना आपका लॉ पेपर 1, लॉ पेपर 2, आईपीसी और जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जूरिस्प्रूडेंस, करंट इंटरनेशनल अफेयर्स, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और लोकल एक्ट्स का वह पार्ट, हर सेक्शन, हर एक्ट में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो बहुत पतले पतले एक्ट हैं, केवल आपको प्रोविजंस ही जानने हैं, किस प्रोविजन में क्या है, तो पहले आपको जानकारी लगेगा कि ये प्रोविजंस हैं इंपॉर्टेंट, और थोड़ा सा उनके बारे में कंसेप्चुअली कि हाँ दिस प्रोविजन में ये है और इसका ये अर्थ होता है, ये बात आपको क्लियर हो जाएगी प्रीलिम्स के पहले, तो आपको आसानी से एक हफ्ते में पूरा फिर प्रीलिम्स के बाद। अभी सारा डिटेल करने लगे हैं तो फिर आपका प्रीलिम्स के सब्जेक्ट से कन्फ्यूजन होने लगेगा। स्टेप बाय स्टेप इसको करिए और होप ऑल ऑफ यू क्वालिफाई। किसी को कुछ पूछना है? एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? चलिए, ओके, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।